हेलो ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ तन्मय गुप्ता। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री कल्चर। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 5, जो कि जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक थ्योरीज और एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस या एवोगैड्रो लॉ के बारे में। तो पहले चार लेक्चर्स हो चुके हैं जहां पे मैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तक पढ़ा चुका हूं। बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ क्लियर किया है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है, the link is in the description, go check out my videos। सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तक, इससे पहले 4 लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक थ्योरीज के बारे में और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या एवोगैड्रो लॉ के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसको प्रपोज किया था यानी जिसको दिया था जॉन डाल्टन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इसमें कुछ पोस्टुलेट के थ्रू उन्होंने कुछ बातें अपनी रखी थी एटम्स के रिगार्डिंग। ठीक है ना, एटम्स के रिस्पेक्ट में कुछ बातें उन्होंने रखी थी अपने 7 पोस्टुलेट्स के थ्रू। तो हम लोग देखते हैं ये 7 पोस्टुलेट्स क्या है, समझते हैं कैसे वर्क करता है एटम और क्या क्या ये समझाना चाहते थे डाल्टन। ठीक है ना, तो हमारा पहला पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो है मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। कोई भी हमारा मैटर है इस दुनिया में, कुछ भी है जो बना हुआ है किसी चीज से, वो एक सबसे छोटी स्मॉलेस्ट चीज से मिलके बना हुआ है जो इनडिविजिबल है, यानी वो फर्दर टूट नहीं सकती है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती है। ठीक है ना, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती है, उन पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है कोई भी मैटर हमारा, जिसको हम लोग एटम्स कहते हैं। यानी जैसे हम लोग लेट अस सपोज दिस पेन इज अ मैटर, बट इट इज मेड अप ऑफ रियली वेरी स्मॉल छोटे एटम्स से मिलके बना हुआ है ना ये पूरा। तो उन्हीं उसी चीज की बात की है कि मैटर हमेशा सबसे छोटी चीज से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग एटम्स का नाम देते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा पोस्टुलेट इन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मतलब एटम, कोई भी एटम है वो अगर सेम एलिमेंट्स के बहुत सारे एटम हैं तो वो सारे एटम सारे रिस्पेक्ट में सेम होंगे, यानी उनका वेट सेम होगा, उनका साइज सेम होगा, उनका शेप सेम होगा। एवरीथिंग ऑफ अ एटम ऑफ सेम एलिमेंट इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। सारे रिस्पेक्ट में कैसे भी देख लो, शेप, साइज, कलर, वेट, मास, सब चीजों में सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ठीक है ना। थर्ड जो इन्होंने पॉइंट दिया डाल्टन ने, थर्ड पॉइंट या थर्ड पोस्टुलेट जो इन्होंने बताया, वो बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स है ना, वो हमेशा डिफरेंट होंगे हर रिस्पेक्ट में। या तो वो मास के रिस्पेक्ट में सेम हो सकते हैं, ना वो कलर, वेट, साइज, शेप, किसी भी चीज में जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो सेम नहीं हो सकते हैं। जो फोर्थ हमारा पॉइंट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो था एटम्स ऑफ 2 or more एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। हाँ, जो एटम्स होते हैं, एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, वो कंबाइन करते हैं एक साथ एक फिक्स अमाउंट में मॉलिक्यूल बनाने के लिए। वो कंबाइन करते हैं तभी मॉलिक्यूल बनता है। जब तक एटम्स कंबाइन नहीं करेंगे मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होगा। हमारा जो भी मैटर हम लोग देख रहे हैं इस दुनिया में वो नहीं होगा जब तक एटम्स किसी अलग अलग एलिमेंट्स के कंबाइन नहीं करते हैं एक साथ। तो ये था इनका फिफ्थ पॉइंट, सॉरी फोर्थ वाला छूट गया। तो फोर्थ पॉइंट उन्होंने दिया था, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो एटम है वो एक सबसे छोटी चीज है जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी होती है, कुछ भी हमारा फॉर्मेशन होती है किसी भी चीज की रिएक्शंस के थ्रू, तो उसमें जो भी रिएक्ट करते हैं वो एटम्स ही होते हैं, जो सबसे छोटी यूनिट होती है। मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं और बाकी कुछ भी कर सकता है।
रिएक्ट, बट जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारी एटम्स ही होंगे। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स पॉइंट था एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंज के थ्रू ना तो एटम क्रिएट हो जाएगा ना ही एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब एटम रहेगा। दो अगर एटम रिएक्ट कर रहे हैं एक साथ किसी भी रिएक्शन में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कोई भी एक एटम गायब नहीं हो जाएगा, वो चीज नहीं होगी, यानी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होगा। या फिर प्रोडक्ट में कोई दो एटम है वो रिएक्ट कर रहे हैं, सॉरी रिएक्टेंट में कोई दो एटम है वो रिएक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में वो दो एलिमेंट के अलावा, वो दो एटम्स के अलावा कोई तीसरा एटम नहीं होगा। वो दो एटम से मिलके ही बना होगा पूरा का पूरा मैटर या मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ठीक है ना। जो हमारा सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट था वो था केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन, रीअरेंजमेंट एंड ऑफ एटम। बात वही है, सिक्स पॉइंट वाली ही बात सेवेंथ पॉइंट में कुछ अलग वे से कही गई है कि एक किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एटम्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होगा, सेपरेशन होगा और रीअरेंजमेंट होगा, बट वो ना तो क्रिएट होंगे, कोई एक्स्ट्रा एटम ना तो क्रिएट होगा, ना बनेगा, और ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ना ही कम होगा, ना खत्म होगा, ठीक है ना। तो वही पॉइंट है सेवेंथ वाला भी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी केमिकल चेंज में ना तो एटम क्रिएट होंगे ना डिस्ट्रॉय होंगे, वो बस कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं, उनका रीअरेंजमेंट हो सकता है, दैट्स इट, इतना ही होगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन ने प्रपोज की थी, जॉन डाल्टन ने, और उन्होंने 7 पोस्टुलेट्स के अंदर कुछ एटम्स की प्रॉपर्टी समझाने का ट्राई किया था। बट जब फर्दर स्टडी आगे बढ़ी हमारे एटम्स के ऊपर और नई नई चीजें डिस्कवर होना स्टार्ट हुई, तब डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसमें कुछ कुछ कमियां दिखने लगी। मतलब कहीं कहीं जगह पे डाल्टन सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे उस चीज को। जब हमारी फर्दर स्टडी स्टार्ट हुई, फर्दर डिस्कवरीज स्टार्ट हुई, तो हमारे कुछ लिमिटेशंस भी निकल के आए भैया। अब लिमिटेशंस निकल के आई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, तो लिमिटेशन क्या थी? पहली लिमिटेशन ये थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज, इट कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। इन्होंने, डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी से जितने भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं उनको एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ मास, बट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को ये समझा नहीं पाए थे, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को ढंग से या सही से। इसलिए ये हमारा पहला लिमिटेशन जाता है डाल्टन लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी में, ठीक है ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। दूसरा जो हमारा है लिमिटेशन वो है इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइजेस एंड वैलेंसीज। मतलब ये अच्छे से ये नहीं समझा पाए थे कि जो भी एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो भी एटम्स हैं वो उनका जो साइज है, उनका जो मास है, उनकी जो वैलेंसीज है, यानी मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट क्यों है, ये वो नहीं बता पाए थे, ठीक है। तीसरा जो भी हमारा पॉइंट है लिमिटेशंस का वो है इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। वो ये भी नहीं बता पाए थे डाल्टन की क्यों ऐसे, मतलब कि क्या नीड थी एटम्स की जो वो आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो उस टाइम पे डाल्टन ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि एटम्स को ऐसी क्या नीड हुई, क्यों एटम्स कंबाइन करा, क्यों एटम्स कंबाइन करे, क्या ऐसी नीड थी उनको कॉम्बिनेशन करना पड़ा मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे डाल्टन। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड्स एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। वो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे डाल्टन कि जो मॉलिक्यूल्स हमारा फॉर्म होता है उनके बीच में जो एटम्स जिन फोर्सेस से बाइंड अप होते हैं ना, उन फोर्सेस का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे डाल्टन उस टाइम पे। और कई सारे, ये तो मेन 4 थे, लेकिन और सारे भी लिमिटेशंस हैं, जैसे
इसमें इन्होंने बताया है डाल्टन ने कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब किसी भी सेम एलिमेंट का अगर एटम होगा वो हमेशा आइडेंटिकल होगा किसी भी रिस्पेक्ट में देख लो। लेकिन जब हम लोगों को ने डिस्कवर किए आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, तो ये हम लोगों को पता चला कि कार्बन तो है, कार्बन का जैसे कार्बन ले लिया हम लोगों ने, लेट्स से कार्बन के बारे में देखो, कार्बन के आइसोटोप सबको मिले, ठीक है ना। अब इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी एटम होगा उनका, तो कार्बन के तो कई सारे आइसोटोप्स भी हो गए हैं। तो पहला तो एटम था कार्बन 12 का, दूसरा कार्बन का एटम मिला कार्बन 14। तो इन ऑल रिस्पेक्ट्स में सेम होंगी चीजें, वो तो यहाँ पे नहीं है, देखो मासेस अलग अलग हो गए, कार्बन के ही मासेस, सेम एलिमेंट है, सेम एटम है, बट डिफरेंट हो गया ना, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई, मासेस डिफरेंट हो गए, ठीक है ना। तो ये था इनका, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब और फर्दर स्टडीज हुई तो ये भी देखा गया कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप जो पढ़ते हैं हम लोग, उसमें प्रॉपर्टीज सेम होती हैं डायगोनली, अलग अलग एलिमेंट्स की, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, इसलिए हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल में। तो ये थी हमारे डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। अब जब हम लोग की फर्दर स्टडी हुई, इसमें कुछ लिमिटेशंस निकल के आए, उसके बाद हम लोगों को एक और एटॉमिक थ्योरी को बनाना पड़ा, जो कि थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो कि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी का एक मॉडिफाइड वर्जन था। मॉडिफिकेशन इन्हीं के पोस्टुलेट्स में मॉडिफिकेशन करके वो थ्योरी डिस्कवर की गई थी, इसलिए उसका नाम पड़ा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में, जो कि एक मॉडिफाइड वर्जन है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। कुर्ता पजामा छोड़ के जीन्स शर्ट पहनने लगा तो ये मॉडर्न हो गया। एनीवेज, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को हम लोग समझेंगे कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हमको क्या बताना चाह रही है अपने पोस्टुलेट्स के थ्रू। इसमें भी 7 पोस्टुलेट्स हैं नॉर्मली, ठीक है ना। तो हम लोग पहले पोस्टुलेट से स्टार्ट करते हैं। पहला पोस्टुलेट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बता रही है कि एटम्स आर नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल। इंडिविजिबल यानी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया गया था कि जो भी हमारा एटम है वो फर्दर इंडिविजिबल नहीं हो सकता, मतलब फर्दर हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरीज हमारे सेकेंड चैप्टर में है। पहले टॉपिक में ये तीनों डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो हम लोग पढ़ेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को केमिस्ट्री कल्चर, बड़ा मजा आने वाला है यार साथ में, ठीक है ना। तो जब तक हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, तब तक हम लोग मानते थे कि जो एटम है वो सब इंडिविजिबल है, मतलब डिवाइड हो ही नहीं सकता है उसके बाद, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। बट हम लोग को पता है एक एटम है, उसके बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है ना, उसके बीच में न्यूक्लियस है जिसमें राज है प्रोटॉन विराजमान है एंड न्यूट्रॉन विराजमान है। और जो इनके ये हैं शेल्स, इनमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना। तो ये जब तक डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक हम लोग मानते थे कि हमारा जो एटम है वो इनडिविजिबल है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता किसी और छोटी यूनिट में, ठीक है ना। तो ये हमारा था पहला इसका पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट इन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमको बताती है कि कोई भी एलिमेंट है, उसके कितने भी एटम्स ले लो,
वो सारे सिमिलर होंगे, चाहे किसी भी रेस्पेक्ट में देख लो, वेट, साइज, मास, कलर, एवरीथिंग, स्ट्रक्चर, सब कुछ सेम होगा उन एटम्स का। बट जब हमारी डिस्कवरी हुई आइसोटोप्स की, तो ये बात जो डाल्टन की थी वो थोड़ी सी गलत हो गई, क्योंकि आइसोटोप्स में एक ही एलिमेंट के कोई भी जो डिफरेंट एटम्स हैं उनमें जो मासेस का डिफरेंस हो जाता है ना, जैसे हम लोग हाइड्रोजन में ले लें, हाइड्रोजन है 1H1, 1H2, 1H3, ये है हाइड्रोजन, इसको कहते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। और ये वाला जो है हमारा आइसोटोप, इट इज ट्राइटियम, ठीक है ना। तो ये हमारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए जिनमें मासेस का ही डिफरेंस सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो मासेस का ही है ना। तो एक ही एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हो गए, डिफरेंस आ गया ना एटम्स के बीच। तो ये था हमारा सेकेंड पोस्टुलेट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का। थर्ड पोस्टुलेट ये बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो हमारी थी वो बताती थी कि जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स के कोई भी एटम है वो हमेशा डिफरेंट रहेंगे सारे रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, हर चीज में वो लोग डिफरेंट रहेंगे। बट जब तक हमारी डिस्कवरी नहीं हुई थी आइसोबार्स की। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स आर दोज व्हिच हैव different atomic masses, different atomic numbers but same atomic mass, है ना, same atomic masses होते हैं कई चीजों के। यहाँ पे आइसोटोप्स के केस में एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, यानी एलिमेंट सेम होगा, उसके एटम्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। लेकिन आइसोबार्स के केस में जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज तो सेम है, बट जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टी सेम हो गई है, मतलब उनका एक एटॉमिक मास का चीज सेम हो गई ना, तो वो चीज हमारी आइसोबार्स से एक्सप्लेन होती है। ये रहा हमारा थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट जो है हमारे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का वो है द रेशियो इन विच डिफरेंट एटम्स कंबाइन मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट नॉट ऑलवेज सिंपल। इसमें बताया गया है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी हमारे एटम्स थे वो जब भी कंबाइन करेंगे वो सिंपल रेशियो में ही कंबाइन करेंगे, बट ऐसा नहीं है। वो हमारा रेशियो जो भी है वो फिक्स तो होगा, मतलब किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए जो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे उनका जो रेशियो बाय वेट है वो फिक्स होगा, बट ऐसा नहीं कि वो हमेशा सिंपल रेशियो में ही कंबाइन करें। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं हमारे ग्लूकोज C12H22O11, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के का जो रेशियो है वो सिंपल नहीं है। दिस इज नॉट सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है ना, वो सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है, तो वो हमेशा सिंपल रेशियोज में ही नहीं कंबाइन करेगा। हालांकि उनका जो भी कॉम्बिनेशन होगा उनके रेशियोज का कॉम्बिनेशन हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन सिंपल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब हमारा जो फिफ्थ वाला पोस्टुलेट है वो कहता है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ व्हिच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। डाल्टन ने भी ये बताया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी यही बताती है, क्योंकि भले ही हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एटम के अंदर हम लोगों ने डिस्कवरी कर ली है, बट किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट तो पर्टिकुलर एटम करेगा ना। भले ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनको हेल्प करते हैं रिएक्शन के अंदर, बट इलेक्ट्रॉन तो जाके नहीं किसी भी चीज से रिएक्ट कर जाएगा ना। पता रिएक्शन आ रही है, इलेक्ट्रॉन रिएक्ट विद हाइड्रोजन फॉर्म्स, ऐसा तो नहीं होगा ना। पर्टिकुलर जो भी रिएक्शन होगी वो तो एटम ही प्रोसीड करेगा। तो इसीलिए बताया गया है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है
एटम के अंदर भी स्मॉलेस्ट यूनिट है एक बहुत सारी, बट वो किसी केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। डायरेक्टली पार्टिसिपेशन एटम का ही हो रहा है किसी भी रिएक्शन में। अब सिक्स्थ जो पोस्टुलेट है हमारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, वो कह रहा है कि एटम ऑफ वन एलिमेंट मे बी चेंज्ड इनटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब कोई भी एलिमेंट है, उसका एक एटम है, वो दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज हो सकता है। कैसे 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 कैसे? अल्फा बीटा गामा रेज सुनिए, वो उनके थ्रू, उनके इंटरेक्शन में आके जो अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, बीटा पार्टिकल रिलीज होता है, उन चीज से, उन सब चीजों से जो भी एटम है किसी एक एलिमेंट का, वो चेंज हो सकता है दूसरे एटम में किसी दूसरे एलिमेंट के। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन चेंजेस टू ऑक्सीजन by the interaction of अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल्स के इंटरेक्शन से जो भी हमारा नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन में चेंज हो सकता है अल्फा पार्टिकल्स के इंटरेक्शन से। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट पोस्टुलेट है इसका, द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी, यानी जो मास है किसी भी एटम का वो एनर्जी में चेंज हो सकता है। ठीक है ना, मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। अब इस चीज को समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने रिएक्शंस देखी होंगी बहुत सारी, जिसमें कुछ रिएक्टेंट्स लेट्स से ए एंड बी मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे, प्रोडक्ट लेट्स से सी एंड डी, उसके साथ या तो हीट रिलीज हो रही होगी या एब्जॉर्ब हो रही होगी। यानी बेसिकली हम लोग बात कर लेते हैं हमारी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेसेस की, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस की। है ना, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी रिएक्शन हो रही होगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, उसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकल रही होगी, और हीट एक एनर्जी का ही तो सोर्स है ना, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब हीट रिलीज हो रही होगी तो जो इसका मास है वो कुछ ना कुछ हीट में भी रिलीज हुआ होगा, यानी जो रिएक्टेंट का मास है वो एनर्जी के थ्रू भी कुछ ना कुछ रिलीज हुआ होगा। इसका मतलब जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, उनमें जो मासेस है उनका, वो कुछ ना कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यानी इसका मतलब कि मास ऑफ एनी एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय दिस। आइंस्टीन इक्वेशन से E equals to mc square, एनर्जी मास रिलेशनशिप, एनर्जी मास रिलेशन, इससे जो हमारा पता चलता है जो मास है, हमारा मास वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये थी हमारी पूरी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ये हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी, जो हम लोगों को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक मॉडिफाइड वर्जन था, जिसने हम लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में क्लियर किया, एटम्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे हमारे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की, यानी या फिर एवोगैड्रो लॉ की। ठीक है ना, तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे एवोगैड्रोस लॉ के बारे में। तो एवोगैड्रोस लॉ का पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि एवोगैड्रो लॉ कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि किस तरह से एवोगैड्रो लॉ हमको क्या समझाने का कोशिश करता है। ठीक है ना, तो एवोगैड्रोस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब देखिए, जब प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन सेम रहेंगी, प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन सेम रहेंगी, उस टाइम पे कोई भी गैस को
under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules in equal volumes। मतलब अगर कोई गैस है, जैसे हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन ले लेते हैं, उसके बाद अमोनिया ले लेते हैं, उसके बाद और कोई ले लेते हैं, क्लोरीन गैस ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन गैस के 100 ml वॉल्यूम में टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन सिमिलर ले ली है, हमने एज्यूम कर ली है कि टेम्परेचर और प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं है, तब हाइड्रोजन के अगर 100 ml में 1 मोल मान लेते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के 1 मोल, यानी 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स यानी 1 मोल हाइड्रोजन गैस है 100 ml में, ये हम लोगों ने लेट किया है। तो 100 ml ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया also contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules। 100 ml of chlorine also contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules। तो ये हमारा ये लोग कहना चाहता है कि अगर सिमिलर कंडीशंस हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, तो जो भी कोई भी गैस है, एनी गैस जिनका वॉल्यूम सेम है, वो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी होंगे उसके अंदर, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं हमारे हेबर प्रोसेस की, जिसमें अमोनिया फॉर्म होता है N2 plus H2 gives NH3, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है जरूरी, तो 2NH3 and 3H2, तो ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था गे-लेसाइक्स लॉ, वो बताता था वॉल्यूम का रिलेशन, यानी एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का यहाँ पे 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन से मिल रहा है, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन से मिलके 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बना रहा है। यानी अगर हम, यानी ये है वॉल्यूम का रिलेशन। अब ये है एज पर गे-लेसाइक्स लॉ। ये है गे-लेसाइक्स लॉ के बेसिस पे, ठीक है ना। अब हमारा जो एवोगैड्रो के बेसिस पे है ना, एवोगैड्रो के बेसिस पे, एवोगैड्रो उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो लॉ बात कर रहा है मॉलिक्यूल्स की, तो एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं अमोनिया का। अगर यहाँ पे हम लोग एक एक को छोड़ के अगर n मॉलिक्यूल्स ले लें, तो n molecules of nitrogen react with 3n molecules of hydrogen and forms 2n molecules of ammonia। तो ये चीज हमारा एवोगैड्रो लॉ बताता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जितनी वॉल्यूम है उसमें सभी गैसेस का सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये लॉ है हमारा एवोगैड्रो का लॉ या एवोगैड्रो हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। जितना मैंने पढ़ाया है जस्ट अभी उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे,
तो पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, अगली वीडियो में